थे। चूंकि उसके ससुराल वाले चंडीगढ़ शहर में नामचीन लोगों में से एक थे और पत्नी आन्या डॉक्टर थी, तो शहर में भी सभी श्लोक को निकम्मा ही मानते थे। ऐसे में श्लोक भी कभी कोई खास मेहनत नहीं करता था उसकी छवि सुधारने को। वो एक डोरमैट की तरह घर में ही पड़ा रहता था और सबके तानों को भी चुपचाप सुनता था। मगर ये उसके व्यक्तित्व का सिर्फ एक पहलू था। उसके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू अब उजागर होने लगा था और ये पहलू सबके लिए अनदेखा पहलू था। सबसे पहले उसका ये रूप दिखा जब वो कुछ काम से डॉक्टर आन्या यानी कि अपनी पत्नी के क्लिनिक गया। आन्या बुलाया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसने शहर के सबसे रईस इंसान मिस्टर बंटी आलूवालिया को आन्या पर चिल्लाते हुए देखा। थोड़ी देर सुनने के बाद उसे समझ आया कि बंटी की बेटी हरप्रीत की तबीयत खराब थी और आन्या ने उसे पहले भी दवा दी थी जिसका कोई खास असर नहीं हुआ था। हरप्रीत की माँ सतनाम परेशान दिख रही थी और हरप्रीत दर्द से रोते ही जा रही। श्लोक ने जब यह दृश्य देखा तो हरप्रीत के पास गया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया और फिर उसके पेट पर हाथ रखा तो बच्ची का दर्द तुरंत गायब हो गया। उधर इस बात से अनजान बंटी आन्या को धमकी दिए जा रहा था कि वह उसकी क्लिनिक बंद करा देगा अगर उसकी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं हुई। आन्या की समझ में नहीं आ रहा था कि बंटी को कैसे चुप कराएं। तभी सतनाम ने कहा, इसे बड़े भैया के अस्पताल ले चलते हैं। बंटी राजी हो गया और हरप्रीत को वहां ले जाने लगा। जब बंटी निकल गया और सतनाम हरप्रीत को ले जाने लगी तो उनकी मुलाकात श्लोक से हुई। हरप्रीत श्लोक को देख मुस्कुराई और श्लोक ने उसके सर पर हाथ रखते हुए सतनाम से कहा, बच्ची अभी ठीक नहीं हुई है, आपको डॉक्टर आन्या को बुलाना पड़ेगा। बच्ची को सिर्फ वही ठीक कर सकती है। बच्ची के पास सिर्फ 4 घंटे बचे हैं। आगे के 1 घंटे में उसे दोबारा दर्द शुरू हो सकता है। सतनाम ने उसकी बात सुनी मगर बिना ध्यान दिए निकल गई। बंटी के बड़े भाई डॉक्टर पोंटी आलूवालिया शहर के मशहूर डॉक्टरों में से एक हैं। उनका क्लिनिक नहीं बल्कि उनका हॉस्पिटल था। बंटी ने बड़े भाई के सामने अपनी गलती मानी। उसने पहले उनके पास नहीं आकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। पोंटी ने उसे दिलासा दिया और हरप्रीत का इलाज करने के लिए उसे एक इंजेक्शन दी मगर हरप्रीत का दर्द ठीक होने की बजाय बढ़ गया। पोंटी ने तमाम कोशिश कर ली मगर हरप्रीत की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी सतनाम को श्लोक की बात याद आई और उसने तुरंत डॉक्टर आन्या को बुलाने की मांग की। पोंटी ने साफ मना कर दिया था तो सतनाम ने जिद पकड़ ली और श्लोक की बात दोहरा दी। घबराकर पोंटी और बंटी ने तुरंत डॉक्टर आन्या और श्लोक को लाने के लिए ड्राइवर भेज दिया। उधर डॉक्टर आन्या की क्लिनिक में बहुत से पेशेंट चले गए थे। बहुतों ने अपनी फीस वापस मांग ली थी और डॉक्टर आन्या अपनी बिगड़ती रेपुटेशन को संभालने की कोशिश में जुटी थी कि बंटी के ड्राइवर ने आकर आन्या को उसके साथ पोंटी के अस्पताल चलने को कहा। पहले तो आन्या मुकर गई मगर श्लोक के कहने पर कि उसका जाना उसके रेपुटेशन को संभाल सकता है, वो जाने को तैयार हो गई। पोंटी के अस्पताल पहुंचकर आन्या ने पहले तो बंटी से बात करने की मांग की। मौके की नजाकत को देखते हुए इधर आन्या बंटी के साथ कमरे से बाहर निकली। उधर श्लोक हरप्रीत के कमरे में दाखिल हुआ। हरप्रीत को दर्द से कहराते देख श्लोक को भी तकलीफ हुई। नन्ही सी जान दर्द से तड़प रही थी। चुपचाप वो हरप्रीत के करीब गया और अपनी 3 उंगली निकालकर हरप्रीत के पेट में गाड़ दी। जब श्लोक ने ऐसा किया था तब उसने खास ख्याल रखा था कि उसे यह करते हुए कोई देख न सके मगर जब उसने 3 उंगलियां गड़ाई तो उसका ध्यान हरप्रीत पे था। उसे आभास भी नहीं हुआ कि पीछे से पोंटी उसी कमरे में आ रहा है। यह दृश्य देख पोंटी ने देखा और वह दंग रह गया। उसके मन में एक ही सवाल था कि श्लोक ने तृतीय श्रेणी की औषधि का इस्तेमाल किया था, लेकिन ये तो बहुत ही प्राचीन तरीका है जो आज किसी को नहीं मालूम। श्लोक के अतरंगे तरीके के इलाज से हरप्रीत ठीक हो गई मगर बेहोश थी। तभी आन्या आई और उसने कुछ इंजेक्शंस दिए और थोड़ी देर बाद जब हरप्रीत को होश आया तो वह बिल्कुल स्वस्थ दिखने लगी। उसके चेहरे का रंग वापस गुलाबी हो गया। गिरती नब्ज नॉर्मल हो चुकी थी। सतनाम बंटी आन्या को दुआएं देने लगे मगर पोंटी श्लोक के पास गया। जब श्लोक से उसने तृतीय श्रेणी औषधि का जिक्र किया तो श्लोक ने उसकी देखी बात को सच बताया मगर साथ ही उसने कहा, यह सच है कि हरप्रीत उस औषधि से ठीक हुई है लेकिन उसकी पत्नी आन्या के सामने यह राज नहीं खुलना चाहिए कभी भी, नहीं तो वो खुद पर शक करने लगेगी और मैं ये नहीं चाहता। उसकी नेकदिली और ज्ञान देख पोंटी उसके पांव छूने के लिए झुक गया। उसी वक्त सभी वहां पहुंच गए और पोंटी को ऐसा करते देख दंग रह गए।
एक पल को श्लोक की धड़कन बढ़ गई, यह सोचकर कि कहीं आन्या ने देख तो नहीं लिया। अगर उसने देखा तो वो जरूर सवाल करेगी जिसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उसने तुरंत नजर उठाकर देखा तो आन्या नहीं थी। उसने राहत की सांस ली। तब तक आन्या आई और बहुत ही बेरुखी से श्लोक को साथ चलने को कहा। उनके अस्पताल से निकलते ही पॉन्टी ने सबको सच के साथ ही श्लोक का निवेदन भी बताया। सच सुनकर बंटी और सतनाम की आंखें फटी रह गई। आन्या श्लोक को क्लिनिक छोड़कर घर जा चुकी थी। श्लोक क्लिनिक की सफाई कर जैसे ही घर पहुंचा, आन्या ने उसे अपने चाचा के घर सेब की टोकरी पहुंचा देने का आदेश दिया। ये हर महीने की परंपरा थी जो श्लोक निभाता था। आन्या के चाचा गिरिराज शहर के मार्शल आर्ट्स गुरु थे और उनकी अपनी एक अकेडमी थी, मगर उनकी मानसिकता रूढ़िवादी थी। इसी वजह से इन्हें हमेशा एक चिंता खाती रहती थी कि उनका पुत्र योगराज बिल्कुल भी मार्शल आर्ट्स में दिलचस्पी नहीं लेता था। ये बात और थी कि बेटी अद्रिजा जरूर पारंगत हो गई थी, जबकि होना उल्टा चाहिए था। उनका मानना था कि बेटा ही उनका वारिस हो सकता है। बेटियां तो घर संभालती है, भला वो सीख कर भी कहां से कला लोगों तक पहुंचाएगी। शौकिया ठीक है, मगर प्रोफेशन के तौर पर तो लड़के ही अपना सकते हैं। श्लोक को यह बात मालूम थी। उसकी नजर में गिरिराज की इज्जत भी थी, क्योंकि अपने ज्ञान का वो उच्चतम प्रयोग कर रहे थे। साथ ही वे इकलौते शख्स भी थे जो श्लोक का सम्मान करते थे और हमेशा उसका ख्याल भी रखते थे। श्लोक जब उनके घर पहुंचा तो उसकी मुलाकात गिरिराज के घर में काम करने वाली लड़की रश्मि से हुई। रश्मि चुलबुली मिजाज की लड़की थी। वो पार्ट टाइम गिरिराज के यहाँ अपने पढ़ाई का खर्च पाने के लिए काम करती थी। उसे श्लोक बहुत पसंद आता था और वह उसे अपना बड़ा भाई मानती थी। इसी कारण से उसे कभी नाम से नहीं पुकारा, हमेशा बड़े भैया कहकर बुलाती थी। उसने श्लोक को देखते ही बताया कि आज एकेडमी मुश्किल में है, क्योंकि किसी ने गिरिराज को और उनके स्टूडेंट्स को चैलेंज किया है। ये सुनकर श्लोक तुरंत वहां से चलने की बात करता है और दोनों एकेडमी पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर श्लोक पाता है कि एकेडमी के सभी विद्यार्थी हार चुके हैं और चैलेंज करने वाला बीच पोडियम में खड़ा होकर सबको ललकार रहा है। चैलेंजर के बाल पीले रंग से रंगे हुए हैं और उसकी कद काठी सामान्य ही है, मगर बदन में लचीलापन है और फुर्ती बिजली की तरह तेज और चपल है। अब बारी थी स्वयं गिरिराज की, मगर उनका शरीर अब कमजोर हो चुका था। केवल तकनीक ही थी उनके पास। वो जाने लगे तो श्लोक ने उन्हें रोका और कहा कि वह जाएगा। उसे देखते ही अद्रिजा नाराज होने लगी। दरअसल अद्रिजा की नजर में भी श्लोक की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वो घर जमाई था। उसने धिक्कारते हुए कहा, मार्शल आर्ट्स कई सालों की प्रैक्टिस और परीक्षण के बाद आने वाली कला है, वह भला इसके बारे में क्या जानता है। गिरिराज ने भी श्लोक की बात को टाल दिया, ये कहकर कि एकेडमी उनकी है तो जिम्मेदारी भी उनकी है। श्लोक ने उन्हें याद दिलाया कि वह उनका एकलव्य है, जिसने उनकी कलाओं को दूर से देखकर ही सही मगर सीखा जरूर है। हालांकि उसकी बात गिरिराज ने नहीं मानी और खुद मैदान में उतर गए। श्लोक का डर सच साबित हुआ। गिरते स्वास्थ्य का फायदा उठाते हुए उन्हें पहले ही वार में जमीन पर गिरा दिया। अपने पिता को गिरते देख अद्रिजा ने गुस्से में चैलेंजर पर अटैक किया, मगर चैलेंजर उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। अद्रिजा के अटैक का उसने जवाब देते हुए अद्रिजा के हाथों को ही मोड़ दिया। अद्रिजा को समझ में आ गया कि उसकी प्रैक्टिस भी उतनी अच्छी नहीं थी। चैलेंजर उससे बहुत ज्यादा तेज था। गिरिराज ने भी अद्रिजा को बीच में कूदने के लिए डांट लगाई। उधर चैलेंजर अब सबको उल्हाना देने लगा और गिरिराज को एकेडमी बंद करने की सलाह देने लगा। इतने में श्लोक से रहा नहीं गया और उसने चैलेंजर के सामने खुद को पेश करते हुए उसे चुनौती दे डाली। लाचार गिरिराज ने मान लिया कि अब एकेडमी बंद करना ही पड़ेगा। यह सोचते ही उनकी आंखों से एक आंसू जमीन पर गिर गया। उनके आंसू गिरते देख अद्रिजा भी भावुक हो गई और मन ही मन श्लोक को धिक्कारा। उधर रश्मि बहुत चिंतित हो गई थी, क्योंकि श्लोक नर्म स्वभाव का था, जिसने शायद ही कभी जोर से बात की होगी। हाथ उठाना तो दूर की बात थी, वो तो कल्पना में भी श्लोक को लड़ते हुए सोच नहीं पा रही थी। भला कमजोर सा श्लोक चैलेंजर का क्या बिगाड़ पाएगा। फिर भी वो अकेली थी जिसने श्लोक का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। चैलेंजर ने भी एक बार श्लोक को निहारा और तिरस्कृत नजरों से परखा। श्लोक उसके टक्कर का कतई नहीं था। फिर भी चुनौती दी थी तो लड़ना तो पड़ेगा ही, चाहे एक बार के लिए ही सही। उसने स्टैंड लिया, फिर श्लोक को भ्रम में डालने की कोशिश करते हुए एक हाथ आगे किया, मगर श्लोक उससे कहीं ज्यादा फुर्तीला निकला। उसने सिर्फ एक उंगली से चैलेंजर के सर पर मारा और वो भी
इस तरह की चैलेंजर का दूसरा हाथ श्लोक तक पहुंच ही नहीं सका। दर्शकों में कोई भी श्लोक की चाल की गति देख नहीं पाया, मगर गिरिराज की आंखों में वह दाव छिपा न रहा। ये चाल देखते ही उनके पस्त पड़े शरीर में एक नई जान आ गई और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने सोचा, ये विधि तो पुरानी है और इसका रूप बदल गया है, फिर श्लोक को यह विधि कैसे पता? और पता नहीं महारत भी हासिल है, कहां से सीखा इसने? उधर चैलेंजर जमीन पर धाराशायी पड़ा था। रश्मि खुशी से ताली मारती जा रही थी। अद्रिजा और बाकी भी विद्यार्थी अचंभित होकर श्लोक को देख रहे थे, जबकि गिरिराज सोच रहे थे, काश उन्हें मालूम होता कि श्लोक कौन है, तो वे उसे अपना दामाद बना लेते। उनकी अकेडमी को लेकर भी सभी चिंता दूर हो जाती। चैलेंजर को जब होश आया तो वह भागता हुआ श्लोक के कदमों में गिर गया और खुद को शिष्य बनाने की आग्रह करने लगा, मगर श्लोक ने उसका आग्रह ठुकरा दिया। निराश चैलेंजर अपनी कला को निखारने का संकल्प करके वहां से चला गया। गिरिराज ने कई बार श्लोक से जानने की कोशिश की कि उसने यह विद्या कहां से सीखी, कि उसने जो भी सीखा है वह गिरिराज से ही सीखा है। हालांकि इस बार अद्रिजा पहली बार श्लोक को दरवाजे तक जरूर छोड़ने आई और साथ ही धन्यवाद भी दिया। शुक्रिया, तुमने आज पापा के जीवन की पूंजी, उनकी एकेडमी को बचा लिया, साथ ही पापा की इज्जत पर भी आंच नहीं आने दी, तो मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगी। अब श्लोक ने गिरिराज से चलने की इजाजत मांगी, जो उसे मिल गई। गिरिराज उसे जाते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि यह आदमी दिखता तो साधारण जरूर है, मगर इसकी कला में काफी दम है। साथ साथ वह यह भी सोचता हुआ धीमे धीमे आगे बढ़ता रहा कि इसका ज्ञान असाधारण है, तो फिर आखिर उसे छिपा क्यों रहा है? यह कुछ बताता क्यों नहीं है? यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ईश्वर का वरदान है इस पर, या ईश्वर का अवतार? उसे सचमुच अपनी पहचान नहीं, या ये जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहा है? सच तो पता करना ही पड़ेगा। तो क्या यह है श्लोक का सच? क्या वो सचमुच ही किसी ईश्वर का आधुनिक कालीन अवतार है, या ये उसकी सीखी हुई कला है? क्यों वो अपना सच बताना नहीं चाहता? कोई डर या कोई प्रतिज्ञा? जानने के लिए सुनते रहिए जादुई घर जमाई, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।